हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइम एजुकेटम। पिछले वीडियो में हम लोगों ने श्वसन यानी रेस्पिरेशन की स्टडी की है, जिसमें हमने जाना श्वसन की परिभाषा क्या होती है, कोशिकीय श्वसन की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, जैसे अवायवीय यानी एनएरोबिक रेस्पिरेशन तथा वायवीय यानी एरोबिक रेस्पिरेशन। कोशिकीय श्वसन की इन दोनों अवस्थाओं के बारे में हमने अच्छी तरह से स्टडी कर लिया है। वायवीय एवं अवायवीय श्वसन के बीच की जो अंतर होती है उसे भी हमने स्टडी कर लिया। वायवीय एवं अवायवीय श्वसन की स्टडी के अंतर्गत ही हमने स्टडी किया था ग्लूकोज के विखंडन के विभिन्न पाथ, और इन सब के अलावा हमने स्टडी किया था पौधे में किस प्रकार से श्वसन की प्रक्रिया होती है। और बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं जंतुओं में श्वसन। जंतुओं में श्वसन के अंतर्गत हम जानेंगे कि जंतुओं में किस प्रकार से गैसों का आदान प्रदान होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निम्न श्रेणी के जीवों से। तो निम्न श्रेणी के जीव हैं अमीबा, पैरामीशियम, और ये सब एकोशिकीय जीव हैं। इनमें किस प्रकार से श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो हमारा टॉपिक है जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान। इसके तहत हम सबसे पहले जानेंगे कि निम्न श्रेणी के एक कोशिकीय जीवों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है। तो निम्न श्रेणी के एक कोशिकीय जीवों में विसरण क्रिया द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, और यह किसके द्वारा होता है, कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यह अमीबा है, और अमीबा में गैसों का आदान प्रदान कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है। यह पैरामीशियम जो कि एक कोशिकीय जीव है, और इसमें भी विसरण क्रिया के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, और इसमें कोशिका झिल्ली सहायक होती है। पैरामीशियम को स्लीपर एनिमल कुली भी कहते हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि इसका आकार स्लीपर जैसा है ना। तो स्लीपर के शेप के होने के कारण ही इसे स्लीपर एनिमल कुली भी कहा जाता है। तो हमने क्या जाना कि निम्न श्रेणी के एक कोशिकीय जीवों में जैसे अमीबा एवं पैरामीशियम में गैसों का आदान प्रदान विसरण क्रिया के द्वारा होता है, और इसमें कोशिका झिल्ली सहायक होती है। बच्चों, अब हम जानेंगे निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जीवों में किस प्रकार से गैसों का आदान प्रदान होता है। तो निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जीवों में विसरण क्रिया द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, और यह कोशिका झिल्ली के द्वारा नहीं होता बल्कि शरीर की सतह के द्वारा होता है। तो गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, शरीर की सतह के द्वारा होता है, और इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। यह हाइड्रा है जो कि निम्न श्रेणी का बहुकोशिकीय जीव है, इसे हाइड्रा कहते हैं। तो यह हाइड्रा है, और इसमें विसरण क्रिया के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, और यह शरीर की सतह के द्वारा होता है। बच्चों, उच्च श्रेणी के जो जंतु होते हैं उनमें अपने दैनिक कार्यों को संपादित करने के लिए विशेष ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ज्यादा ऊर्जा के उत्पादन के लिए उन्हें ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और इसलिए उनके शरीर में विशिष्ट प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं। और जंतुओं में सामान्यतः 3 प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं। नंबर 1 क्या है, श्वास नली या ट्रैकिया, और नंबर 2 है गिल्स, और नंबर 3 है लंग्स यानी फेफड़े। यह 3 प्रकार के श्वसन अंग उच्च श्रेणी के जंतुओं में पाई जाती है, ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जा सके। अब एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखेंगे श्वास नली, जिसे ट्रैकिया भी कहते हैं। ट्रैकिया के द्वारा श्वसन कीटों यानी जैसे टिड्डा तथा तिलचट्टा में होता है। अब आप जानना चाहेंगे कि ट्रैकिया है क्या। ट्रैकिया शरीर के भीतर अत्यंत शाखित यानी ब्रांच्ड हवा भरी नलिकाएं हैं। यह एक ऐसी नलिका है जो कि शाखित है, यानी बहुत सारी इसे शाखाएं निकली होती हैं। यह एक ओर ऊतकों के यानी कि टिश्यू के संपर्क में रहती है, और दूसरी ओर यह शरीर की सतह पर स्थित श्वास रंध्र, जिसे स्पाइरकल कहते हैं, इस छिद्र के द्वारा बाहर की ओर खुलती है। यानी श्वास नली, जिसे इंग्लिश में ट्रैकिया कहते हैं, यह एक ऐसी नली है जो शाखित है, और एक ओर यह शरीर के अंदर ऊतक के संपर्क में रहती है, और दूसरी ओर यह शरीर की सतह पर स्थित जो छिद्र होते हैं, जिसे श्वास रंध्र या स्पाइरकल कहते हैं, उसके द्वारा बाहर की ओर खुलती है। बच्चों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रैकिया में श्वसन के दौरान जो गैसों का आदान प्रदान होता है वह रक्त के माध्यम से नहीं होता है, क्योंकि कीटों के रक्त में कोई हीमोग्लोबिन जैसा रंजक नहीं होता जो कि ऑक्सीजन को बाइंड कर सके यानी बांध सके। इसलिए रक्त में ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता नहीं होती है, जिसके कारण गैसों का आदान प्रदान रक्त के माध्यम से
नहीं होता है। यह है ग्रास हॉपर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह है ग्रास हॉपर यानी टिड्डा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ट्रैकिया के द्वारा गैसों का आदान प्रदान किन जीवों में होता है, तो आप एग्जाम्पल में देंगे कीट। कीट में जैसे यह टिड्डा है, कोई भी कीट आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं, जिसे इंग्लिश में ग्रास हॉपर कहते हैं। और यह है तिलचट्टा, जिसे कॉकरोच कहते हैं। तो यह आपके एग्जाम्पल्स हो गए जिनमें ट्रैकिया के द्वारा श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम जानेंगे दूसरे प्रकार के श्वसन अंग के बारे में, जो कि है गिल्स। और यह मछलियों की विशेषता होती है। मछलियों में श्वसन अंग के रूप में गिल्स पाए जाते हैं। गिल्स जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं श्वसन के लिए। अब गिल्स की पोजीशन देखेंगे कि गिल्स कहाँ पर सिचुएटेड होती है। गिल्स दो समूहों में पाए जाते हैं और यह आंख के ठीक पीछे पार्श्व भाग में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह गिल्स है, यानी आंख के लैटरल साइड पर गिल्स मौजूद होते हैं। और गिल्स की जो समूह है वह दोनों साइड मौजूद होती है, दोनों आंख की तरफ यह पार्श्व भाग में स्थित होती है। और प्रत्येक गिल का जो समूह है वह एक चपटी थैली में स्थित होती है, जिसे गिल कोष्ठ कहते हैं, जिसे इंग्लिश में गिल पाउच कहते हैं। अक्सर एग्जाम में यह भी पूछे जाते हैं कि गिल जिस थैली में अवस्थित होती है उस थैली को क्या कहते हैं, तो उस थैली को गिल पाउच या गिल कोष्ठ कहते हैं। यह जो गिल कोष्ठ है वह एक और मछली के शरीर के अंदर आहार नाल की ग्रसनी, जिसे फेरिंग्स कहते हैं, उसमें खुलती है और दूसरी तरफ यह शरीर के बाहर की ओर खुलती है। और प्रत्येक गिल कोष्ठ में कई गिल लैमिली पाई जाती है। इन गिल लैमिली को गिल पटलिकाएं भी कहते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि गिल पटलिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो गिल पटलिकाएं यानी गिल लैमिली गिल कोष्ठ में पाई जाती है। अब एक बार ध्यान से सुन ले मेरी बात। गिल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, गिल कोष्ठ में पाए जाते हैं और गिल कोष्ठ में कई गिल पटलिकाएं भी पाई जाती है। तो यह तो हमने जान ली गिल्स के बारे में कि मछलियों का श्वसन अंग गिल्स होता है और यह कहाँ अवस्थित होती है। इसकी पोजीशन के बारे में हमने जाना। मछलियां जल में घुलित ऑक्सीजन के द्वारा श्वसन करती हैं। दरअसल मछलियों में जल की जो धारा होती है वह मुख में प्रवेश करती है और इसके साथ साथ जल में घुलित ऑक्सीजन भी मुख में प्रवेश करते हैं और वहां से यह जल धारा जिसमें ऑक्सीजन घुली हुई है यह आहार नाल के फेरिंग्स में चली जाती है। फेरिंग्स से होते हुए भोजन, जल में भोजन भी मिश्रित होते हैं। जल में ऑक्सीजन के अलावा भोजिक कण भी मौजूद होते हैं। यह जो भोजन के कण हैं वह आहार नाल के फेरिंग्स से होते हुए ग्रास नली यानी इसोफेगस में चली जाती है। फिर पाचन की प्रक्रिया आगे होती रहती है। लेकिन अभी हमें क्या पढ़ना है, हमें श्वसन पढ़ना है। तो अब हम आगे की प्रोसेस जानते हैं। जल, अब जो जल है वह हमने क्या देखा कि भोजन, जल में उपस्थित भोजन तो फेरिंग्स के द्वारा ग्रास नली में चले गए, लेकिन जल गिल कोष्ठ में प्रवेश कर जाता है यानी गिल पाउच में चला जाता है और फिर गिल पाउच से होता हुआ वह बाहर निकल जाता है। इस तरह से गिल्स लगातार जल की संपर्क में आते रहते हैं और जल में घुलित ऑक्सीजन गिल्स में उपस्थित रक्त वाहिनियों के द्वारा रक्त में प्रवेश कर जाती है तथा रक्त में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 वापस फिर जल में चला जाता है। इस प्रकार से श्वसन गैसों यानी ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। रक्त और जल के बीच जो गैसों का आदान प्रदान होता है वह भी विसरण क्रिया के द्वारा होता है। मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। पहली बार में बच्चों को थोड़ी कॉम्प्लिकेशन महसूस होती है, लेकिन एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ। जल की धारा मुख में प्रवेश करती है, जहाँ से भोजन के अणु आहार नाल की फेरिंग से होते हुए ग्रास नली में चली जाती है और जल गिल्स में प्रवेश कर जाते हैं। गिल्स में रक्त वाहिनियां मौजूद होती हैं, तो जल में जो घुलित ऑक्सीजन है वह इन्हीं रक्त वाहिनियों के द्वारा रक्त में प्रवेश कर जाती है और रक्त में जो CO2 प्रेजेंट होते हैं वह जल में मिल जाते हैं और यह क्रिया यानी गैसों का आदान प्रदान यह विसरण क्रिया के द्वारा होता है। मुझे लगता है कि अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ अकशेरुकी जंतु जैसे झींगा, सीप, इनमें भी जलीय श्वसन होता है और यह गिल्स के द्वारा ही होता है। और अब हम लोग जानेंगे तीसरे टाइप के श्वसन अंग के बारे में, जो कि है फेफड़ा, जिसे लंग कहते हैं। उच्च वर्गीय जंतुओं में श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। उच्च वर्गीय जंतुओं में, उच्च वर्गीय जो जंतु होते हैं उनमें श्वसन फेफड़े के द्वारा होता है। अब ये उच्च वर्गीय जंतु कौन कौन से होते हैं?
जिनमें श्वसन फेफड़े के द्वारा होता है। उदाहरण के तौर पर लेते हैं रेप्टिलिया, एविज एवं स्तनधारी। रेप्टिलिया दैट मीन्स कि सरीसृप वर्ग जो रेंगने वाले प्राणी होते हैं वह रेप्टिलिया के अंतर्गत आते हैं। जैसे लिजर्ड, कछुआ, सांप, ये सब रेंगने वाले प्राणी हैं जिनमें श्वसन फेफड़े के द्वारा होता है। एविज यानी पक्षी वर्ग, जितने भी पक्षी होते हैं उन सब में श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। और नेक्स्ट है स्तनधारी, वह वर्ग होते हैं जो शिशु को जन्म देते हैं और शिशु को माताएं अपना दूध पिलाती हैं, वह सारे स्तनधारी वर्ग में आते हैं। तो इन सारे उच्च वर्गीय जंतुओं में फेफड़ों के द्वारा श्वसन होती है। अब आते हैं एम्फीबिया। एम्फीबिया के बारे में क्या कुछ स्पेशल है देख लेते हैं। एम्फीबिया एक ऐसा प्राणी है जो जल और स्थल दोनों जगह पे रह सकता है और दोनों जगह में इसे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि यह अडेप्टेड है। इस तरह के ऑर्गन्स इसमें प्रेजेंट हैं जिसके कारण यह जल में भी और स्थल में भी सरवाइव कर सकता है। एम्फीबिया में मेढक, टोड इत्यादि आते हैं। इनमें जो श्वसन अंग होती है वह है फेफड़ा, त्वचा एवं गिल्स। तो अब बारी बारी से जानते हैं कि कब किस अवस्था में मेढक और टोड जो है वह फेफड़े से और त्वचा से और गिल्स से श्वसन करते हैं। जब एम्फीबियंस स्थल पर होते हैं यानी जमीन पर होते हैं तो वह श्वसन के लिए फेफड़ों का इस्तेमाल करते हैं, यानी श्वसन अंग उनका फेफड़ा होता है जब वह स्थल पर होते हैं। नेक्स्ट है त्वचा। जब कोई एम्फीबियन भूमिगत हो जाता है, जब वह जमीन के नीचे रहता है, तब वह स्किन यानी त्वचा के द्वारा सांस लेता है, तब उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन त्वचा हो जाता है। और गिल्स, एम्फीबियंस जब टैडपोल अवस्था में होते हैं, एम्फीबियंस जब टैडपोल अवस्था में होते हैं यानी कि लार्वा की अवस्था में होते हैं, तब वह मछली की तरह दिखाई देते हैं और वह श्वसन भी मछलियों की तरह गिल्स के द्वारा करते हैं, यानी उनका श्वसन अंग गिल्स होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से एम्फीबियंस में श्वसन फेफड़ा, त्वचा एवं गिल्स के द्वारा होता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। उच्च वर्ग के प्राणियों में जैसे रेप्टिलिया, एविस और स्तनधारियों में फेफड़ों के द्वारा श्वसन होती है और एम्फीबियंस में श्वसन अंग फेफड़ा, त्वचा एवं गिल्स है। फेफड़ों के द्वारा एम्फीबियंस तब श्वसन करते हैं जब वह स्थल पर होते हैं, और जब एम्फीबियंस भूमिगत होते हैं यानी जमीन के अंदर होते हैं तब वह स्किन यानी त्वचा के द्वारा सांस लेते हैं। और जब एम्फीबियंस लार्वा अवस्था में होते हैं तब गिल्स के द्वारा सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं। तो इस प्रकार से हमने जान लिया कि जंतुओं में मेनली 3 प्रकार के श्वसन अंग होते हैं, जो कि है ट्रैकिया, गिल्स एवं फेफड़ा। इन तीनों के बारे में हमने बारीकी से एक एक करके स्टडी कर लिया है। क्वेश्चंस आपको मैचिंग करने भी आते हैं कि किस प्रकार के जंतु में किस प्रकार के श्वसन अंग होते हैं। श्वसन अंगों से क्वेश्चन इस तरह से टेबुलर फॉर्म में भी आते हैं, यानी इस तरह के आपको टेबल दिए जाएंगे जिसमें कि एक तरफ श्वसन अंग होते हैं और दूसरी तरफ जंतुओं के नाम होते हैं। एक टेबल मैंने दिखाया है, जैसे ट्रैकिया यह श्वसन अंग है, तो यह किसका श्वसन अंग है, तो इस तरह से मैच करेंगे। ट्रैकिया हम क्या जानते हैं कि कीटों के श्वसन अंग होते हैं, तो इस तरह से इसको मैच कर लेंगे। या टिड्डा कीट है तो उसमें जो श्वसन अंग होंगे वह ट्रैकिया ही होगा। नेक्स्ट आते हैं गिल्स के द्वारा मछलियां सांस लेती हैं, यानी गिल्स मछलियों का श्वसन अंग है। उसी तरह से फेफड़ा उच्च वर्गीय जंतुओं में श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। तो यहाँ पर उच्च वर्गीय जंतु में कौन सा है, मानव, तो मानव इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि मिलान कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि क्वेश्चंस किस प्रकार से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और अब तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे मानव में श्वसन, यानी मानव में किस प्रकार से श्वसन की क्रिया होती है। तब तक के लिए पढ़ो लिखो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। जय हिंद।